दोस्तों शुरू करेंगे हम इस वीडियो को एज ऑफ मिल्टन के साथ में। जॉन मिल्टन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं था बिकॉज ऑफ इलनेस, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो अभी फ़िलहाल मैं आपके पास वापस से आया हूँ। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ था ऑन शेक्सपियर नाम का वर्क, वो कब पब्लिश हुआ था वो आपसे पूछ रहा है, तो ये 1630 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इस वीडियो को बहुत ही रैपिडली सुपर फास्ट हम लोग चलेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। जॉन मिल्टन के बाद इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। बट मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करें और मिनिमम टाइम को यूज़ करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पैस्टोरल एलिजी। तो पैस्टोरल एलिजी जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस है, लेसिडेस, ये आप जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो जाएगा। विच हु अमॉन्ग द फॉलोइंग राइटर्स इज़ नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। तो फ्रांसिस बैकन जो हैं वो आपके जाने जाते हैं एपिग्रामिक प्रोज स्टाइल के लिए, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ पे देखते चलेंगे। एक स्टेटमेंट दे रहा है, लैप मीन सॉफ्ट लीडियन एयर्स मैरिड टू इमोर्टल वर्स सच एज द मीटिंग सोल में पियर्स इन नोट विथ मेनी वाइंडिंग माउट द अबव लाइन्स अपीयर इन। तो ये आपकी एल एलेग्रो में ली गई हैं लाइन। एल एलेग्रो आपकी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी और पब्लिश इसको किया गया था 1645 में। ये उनकी पोएम थी। अगला क्वेश्चन है, द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑक्योर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो ये लाइन जो मैंने बताई आपको, ये दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो ये आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी। एक्सप्लेनेशन आप देखते चलेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दाउ हार्डेस्ट अ वॉइस विच साउंड वाज लाइक अ सी प्योर एज द नेक टू हेवेंस मैजेस्टिक फ्री द अबव लाइन्स आर रिटन फॉर। तो ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये जॉन मिल्टन ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी थी। तो मिल्टन फॉर वर्ड्सवर्थ, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। जॉन मिल्टन के द्वारा ये लाइन जो है लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा 7 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं दिया है? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी थी डॉक्टर फास्टस, ये सही है। शेक्सपियर की द्वारा लिखी गई थी द विंटर्स टेल। रिचार्ड शेरिडन ने लिखी थी द राइवल्स, और उसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ ने नहीं लिखी है द स्कूल ऑफ स्कैंडल। ये जो द स्कूल ऑफ स्कैंडल है ये कॉमेडी मैनर्स है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स की तरह से इसको देखा जाता है, जो कि किसके द्वारा, रिचर्ड ब्रिस्ले शेरिडन ने इसको लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो आप जो है ये फेमस है, ये सब याद रख लेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फास्टस लिखी थी, इनका फेमस वर्क है। शेक्सपियर ने द विंटर्स टेल लिखी थी, और रिचर्ड शेरिडन ने द राइवल्स लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिवेंज ट्रेजिडी। तो इनमें से कौन सी रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। हैमलेट बिल्कुल है, बोडक जो है वो आपकी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की वो भी है, और द डचेस ऑफ माल्फी, ये तीनों आपकी रिवेंज ट्रेजिडी हैं। बट जो नहीं है आपका वो वोल्पेनो है। तो ये ऑप्शन नंबर सी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा क्या नहीं लिखा गया इसमें से? तो ऑफ एजुकेशन, एरोपेगेटिका और अन शेक्सपियर, ये तीनों जॉन मिल्टन ने लिखी है। बट अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ये इन्होंने नहीं लिखी है, ये लिखी गई है आपकी क्या नाम है इसका, अल्मा ऑन और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड इज़ कंपोज बाय मैथ्यू प्रायर, जो कि 1788 में लिखी गई थी। बाकी जो है आपकी नोटेबल वर्क्स जो है मिल्टन के, कॉमस है इसमें, जो कि एक मास्क है, पैराडाइज रिगेंट है, एरोपेगेटिका है, ऑफ एजुकेशन लेटिसिडास है, 11 पेंसेरोसो है, उसके बाद ऑन शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पेडमेंट, और आपका ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये जॉन मिल्टन के फेमस वर्क हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। अगेन आपका नॉट वाला क्वेश्चन है, तो नॉट वाले पे ध्यान देंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये लिखी गई है, ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पेडमेंट ये भी लिखी गई है, और ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी ये भी लिखी गई है। बट जो आपका पैशनेट पिलग्रिम है, ये आपका कलेक्शन है 20 पोएम्स का, जो कि विलियम जैगार्ड ने इसको पब्लिश कराया था 1599 में, ये लिखी गई थी, और इनिशियली इसको एट्रीब्यूट किया गया था विलियम शेक्सपियर को। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होते चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो निम्नलिखित में से जो 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से एक जो है आपका ट्रू पूछ रहा है मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में। तो मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, अ टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोनोलॉजिस्ट।
तो ये खुद इन्होंने नहीं दिया था टाइटल, इसको लेटर जो बाद के एंथोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस को इसका टाइटल दिया हुआ है। तो 11th के बाद अगला क्वेश्चन है 12, जो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। चारों में से आपको करेक्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट। पहला पढ़ते हैं, इन 1671 मिल्टन इशूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विच कंटेंट पैराडाइज रीगेंड एंड सैमसन एग्निस्ट। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1671 में पैराडाइज रीगेंड और सैमसन एग्निस्ट आपकी दोनों साथ में आई थी। पैराडाइज रीगेंड इज ब्रीफर एंड पुअरर दैन पैराडाइज लॉस्ट, ये भी सही है। वो थोड़ी शॉर्ट थी, ब्रीफ थी और थोड़ा सी उसमें बनिस्बत इसके ज़्यादा कंपेरेटिवली बेटर थी कौन सी, पैराडाइज लॉस्ट के। और सैमसन एग्निस्ट जो थी, इन फॉर्म्स हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट है। सैमसन एग्निस्ट में प्लेस ऑफ टाइम, यूनिटी और एक्शन तीनों के बारे में दिया गया है, बट यहाँ पे नो बता रहा है, तो इस हिसाब से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लिसिडास हैज़ द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्स, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज़ नॉट कंपोज बाय जॉन मिल्टन। इसमें से कौन सी नहीं कंपोज की गई है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन्होंने लिखी है, एल एलेग्रो और एल पेंसरेसो, ये तीनों जॉन मिल्टन की द्वारा लिखी गई है। बट ट्रू लव जो है ये पोएम विलियम शेक्सपियर की सोनेट है, नंबर 16, सोनेट नंबर 116 है, जो पब्लिश किया गया था 1609 में। तो इस हिसाब से 13 का हमारा आंसर नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ओकेस इन विच आर द फॉलोइंग पोएम्स। तो ये आप देखेंगे कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टील मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे। तो ये आपका किस में लिया गया है, ये लेसिडिस की लाइन है, तो इसको आप याद रखेंगे। 16 में, थ्रू विच ऑफ वर्क डज मिल्टन इंटेंट टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो किस वर्क के थ्रू मिल्टन ने जस्टिफाई किया है, इंटेंट किया है जस्टिफाई करते हुए गॉड को मैन की तरफ, तो ये पैराडाइज लॉस्ट में ये बताया गया है। 17th में है हमारा, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिया अपीयर। तो ये कि कौन से कैरेक्टर में, कौन से वर्क में डेलिया नाम का कैरेक्टर अपीयर होता है। तो ये सैमसन एग्निस्ट जो इनका ट्रेजेडी है विलियम जॉन मिल्टन की, ये इसको पैराडाइज रीगेंड के साथ में 1671 में पब्लिश किया गया था। तो इसमें ये डेलिया नाम का कैरेक्टर दिखता है, किस में दिखता है, सैमसन एग्निस्ट में। अगला क्वेश्चन है, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विथ होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। तो जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी उस दौरान में जॉन मिल्टन ने किसके साथ में कंपेयर नहीं किया था, तो लेसिडस के साथ में कंपेयर नहीं किया था। यहाँ पे आंसर जो है इसका करेक्ट हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ ऑफन कॉल्ड एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। किसको कहा गया है अक्सर पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, तो जॉन मिल्टन को कहा गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, द रेनेसेंस एंड रीइंफॉर्मेशन हैड देयर इम्पैक्ट ऑन इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी। तो ये जो दो आपके काल हैं, रेनेसेंस पीरियड और आपका रीफॉर्मेशन, इसका इम्पैक्ट और असर देखने को मिला इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में। मोस्ट ऑफ द एलिजाबेथन्स केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेनेसेंस बट डिड नॉट एडमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द रीफॉर्मेशन ऑफ द लिटरेरी वर्क। तो यहाँ पे हमने देख लिया है 19 के बाद 20, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रेफर्स टू। तो पैराडाइज लॉस्ट के ओपनिंग इन्वोकेशन में ओरेब का क्या मतलब है, तो ये मिस्टर हॉरिट नाम का जो कैरेक्टर है। पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक इन ब्लैंक वर्स बाय जॉन मिल्टन, पब्लिश्ड इन 1667। द पोएम कंसर्न द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन। तो इस हिसाब से यहाँ पे मिस्टर ऑरेस्ट जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। तो यहाँ पे कौन सा मिसमैच ये पूछा जा रहा है आपका। एरोपैगेटिका यहाँ पे 1647 दिया है, जबकि ये कब आई थी, कब पब्लिश की गई थी, ये आप बताएंगे मुझे। एरोपैगेटिका जो है प्रोज पब्लिश की गई थी 1644 में, इस हिसाब से यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है। 22 नंबर में द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेंस। तो पैराडाइज लॉस्ट में कितने वो रहे हैं, कितने बुक्स का ये कलेक्शन रहा है, तो इसमें 12 बुक्स रही हैं। तो इस हिसाब से फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा 12 बुक्स में लिखी गई थी, यह फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैस्टोरल एलेजी। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, लेसिडास। अगला क्वेश्चन है, मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंट टेक्स इस थीम फ्रॉम। तो जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रीगेंट जो उनका वर्क था उसकी थीम कहाँ से ली गई है। सेंट कैथरीन्स सरमोन से ली गई है, या फिर सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल से, या द बाइबल से, या जीसस क्रिस्ट प्रीचिंग से। तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे 24 का क्या आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा 25, हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो। माई फादर डेस्टिन्ड me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such
avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight। तो ये अपने बचपन के दिनों के बारे में बताते हैं कि जब मैं 12 साल के आसपास का था तो बहुत मुश्किल से मैं अपनी आधी रात तक मतलब ये पढ़ाई वगैरह किया करते थे। जॉन मिल्टन ने ये स्टेटमेंट कहा है अपने फादर के साथ में अपने डेस्टिनी के बारे में बताते हुए। तो ये जॉन मिल्टन ने ऐसा कहा है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्काई लोअर्ड एंड म्यूटरिंग थंडर सम सैड ड्रॉप्स वेप्ड एट कंप्लीटिंग ऑफ द मॉर्टल सीन दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो ये पैराडाइज लॉस्ट में ये लाइन ली गई है। ये स्टेटमेंट आपको पूछेंगे एग्ज़ाम में, ये सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लेसिडास फॉर इज इनहेरेंट इनप्रोबेबिलिटी। तो किसने मिल्टन की जॉन मिल्टन की लेसिडास को कहा था एक इनहेरिटेंट इनप्रोबेबिलिटी। तो ये सैमुअल जॉनसन इनको कहा है, इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए इसके बारे में सैमुअल जॉनसन ने कहा है, याद रखेंगे। 28 में देखेंगे आप, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड सैतान एज द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का एक कैरेक्टर है सैतान, जिसको किसी ने कहा है, उसको हीरो बताया है पैराडाइज लॉस्ट का। किसने बताया है? तो एस.टी. कॉलेज ने इसको बताया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हु अमंग दिस इज़ नॉट अमंग द यूनिवर्सिटी विट। यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो 7 पोइट्स का समूह था, एक ग्रुप था, जिसमें बेन जॉनसन नहीं आते हैं। इसमें थॉमस किड आते हैं, थॉमस नैशे, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, उसके बाद आपके रॉबर्ट ग्रीनी, थॉमस नैशे, जॉर्ज पीले और थॉमस किड। तो ये सारे इसमें 7 जो ऑथर हैं या 7 स्कॉलर्स हैं, इनका ग्रुप है यूनिवर्सिटी विट्स का। तो लेविएथन इज़ अ फेमस वर्क बाई, तो ये थॉमस हॉब्स ने लिखा है लेविएथन, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मिल्टन्स लेसिडास इज़ एन एलिजी। तो ये पेस्टरल एलिजी है, कभी एलिजी पूछता है, मतलब अभी तक मैं आपको 3-4 बार ये सेम क्वेश्चन पूछ चुका है। मिल्टन्स बिगिन पैराडाइज लॉस्ट बुक विथ। तो ये मिल्टन ने शुरुआत की है अपनी पैराडाइज लॉस्ट की किसके साथ में? तो इन्वोकेशन के साथ में उन्होंने शुरू किया है। द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल एंड देन सर्व इन। तो यहाँ पे कंप्लीट करना था आपको स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हेवन होगा, मतलब नर्क में आपको स्वर्ग में राज करने से अच्छा है कि आप नर्क के राजा रहें, नर्क में आप अपना राज करें। द वर्ड कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी आपको हेवन में सर्व करना पड़े, दूसरों की सेवा करनी पड़े, उससे अच्छा है कि आप नर्क में आप रेन करें। तो अगला क्वेश्चन है 34, मिल्टन इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज। तो मिल्टन को किसी स्टाइल के लिए जाना जाता है, किस स्टाइल के लिए? तो इनको ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। पैराडाइज लॉस्ट इज़ रिटन इन। तो किस में लिखी गई थी पैराडाइज लॉस्ट? ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस हाउ मेनी बुक्स। तो 12 बुक्स, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड जॉन मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो किस इनके वर्क में जॉन मिल्टन ने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट किया है और साथ में लाइसेंसिंग और सेंसरशिप को वो अपोज किया है? तो ये एरोपेगेटी का इनका वर्क रहा है, जिसमें जिनका एक प्रोज वर्क है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, लाइसेंसिंग को और सेंसरशिप को अपोज करते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन्होंने प्रमोट किया है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी के बारे में इन्होंने बात की है। तो वो कौन सा वर्क रहा है? एरोपेगेटी का रहा है, इसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश। तो 1665 में कंप्लीट हुई थी और 1667 में इसको पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मेथो आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट। तो ये इनकी वाइफ रही हैं कैथरीन वुडकुक, इनकी मेमोरी में इन्होंने ये वर्क लिखा हुआ है। बाई वाट एज हैड मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड। किस एज में जा कर के ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हुए थे? तो ये 44 साल की एज में 1652 में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे जॉन मिल्टन। तो अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न। इनकी पैदाइश पूछ रहा है, 9 दिसंबर 1608 करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु सेड दैट इन पैराडाइज बुक लॉ आई मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो ये विलियम ब्लैक ने ही कहा है। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न। तो ये जॉन मिल्टन लंदन में पैदा हुए थे 9 दिसंबर 1608 को, लंदन के इंग्लैंड में, एंड ही डाइड ऑन 1674। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस लाइन वाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाई। तो ये सैतान ने कहा है पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट। ये हमने स्लाइड कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज निक नेम द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाई हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स।
स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट। तो निम्नलिखित में से आपको एक नाम चूज़ करना है, आइडेंटिफाई करना है, जिनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। तो जॉन मिल्टन की को कहा जाता था क्योंकि उनका जो हेयर स्टाइल था, उनका जो फेयर कम्प्लेक्शन था, और इसकी वजह से उनके जो अंडर ग्रेजुएट फेलो रहे हैं उन लोगों ने इनको क्या कहा था, द लेडी ऑफ क्राइस्ट। तो उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी इज़ अ फेमस वर्क इज़ अ सोनेट रिटन बाय। तो जॉन मिल्टन ने इसको लिखा है, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी। अगला क्वेश्चन है द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, क्या है आपसे पूछ रहा है। तो ये एक ओड है, ये सोनेट मास्क और पेस्टल एलिजी के बीच में आपको ओड याद रखना है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, कौन सा इसमें वर्क रहा है। तो एंडीमीन आपका जॉन केट्स का है, प्रोथैलमीन भी आप देखेंगे एडमंड स्पेंसर ने लिखा है इसको, और नोवेम ऑर्गेनम जो है इसमें फिलोसफिकल वर्क रहा है फ्रांसिस बैकन का। तो एक इसमें से आपका छूट रहा है जो कि है डेड डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, जो कि जॉन मिल्टन ने इसको लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच बुक हैज़ इट्स बिन टेकन, टू बी वीक इज़ मेजरेबल डूइंग और सफरिंग। तो ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, वहाँ से ली गई है। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज़ अ प्रोज वर्क मेंशन दैट। तो एरोपैजिटिका है ये, जिसको प्रोज वर्क मैंने बताया है पहले आपको, और बाकी पैराडाइज रिगेंड, पैराडाइज लॉस्ट और लेसिडियस ये अलग अलग जेनरे में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, तो ये क्या है। एक नोबल इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस। तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपको मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट हैज़ नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट, तो इसमें पर्सनल एलिमेंट तो है। उसके बाद इज़ क्वाइट ऑब्जेक्टिव, हैज़ नन ऑफ द अबव क्वालिटीज़। तो ऑप्शन में बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इज पैराडाइज लॉस्ट इज़ नोटेबल फॉर इस ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस। हु इज़ हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो ये इसमें बताया है मैंने पहले आपको, सैतन जो है पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है। द हीरो ऑफ पीस ऑफ लिटरेचर इज यूजुअली द प्रोटैगनिस्ट और मेन कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट there are different views on the hero of the story. Majority of the critics stand with Satan as the hero of Paradise Lost. तो ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, पैराडाइज लॉस्ट का हीरो सैतन है, इसको याद रखेंगे। 53 में हुआ दे आल्सो सर्व हु इज ओनली स्टैंड एंड वेट दिस लाइन्स ऑफ क्योसिन। तो ये ऑनली ब्लाइंडनेस में ली गई है लाइन। ये आप देखेंगे 2-3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत क्वेश्चन ये जो आपके रिपीट हो रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बिन प्रेज्ड फॉर इस। तो मिल्टन ऑलरेडी जाने जाते हैं अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए, इस वजह से इनकी पैराडाइज लॉस्ट जो वर्क है उसको हम किस रूप में जानेंगे, ग्रैंड स्टाइल के रूप में इसको जानेंगे हम। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बुक्स, तो 12 बुक्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट को। इन 1674 मिल्टन रिकॉग्नाइज द पोएम इनटू 12 रीऑर्गेनाइज द पोएम इनटू 12 बुक्स बाय डिवाइडिंग 2 ऑफ द लॉन्गर बुक्स इनटू 4। तो 1674 में मिल्टन ने इसको 12 बुक्स में क्या किया था, रीऑर्गेनाइज किया था बाय डिवाइडिंग 2 ऑफ द लॉन्गर बुक्स इनटू 4। तो उन्होंने क्या किया था, 2 बुक्स को जो कि लॉन्गर थी इनको 4 में डिवाइड कर दिया था। अगला क्वेश्चन है सैमसन एगनिस्ट बाय जॉन मिल्टन, ये क्या है आपसे पूछ रहा है। तो ये एक मास्क है या फिर लॉन्ग पोएम है या फिर लॉन्ग ट्रीटीज़ है, ये नहीं, तो ये आपका एक प्ले है। सैमसन एगनिस्ट एक प्ले है जॉन मिल्टन का, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पैस्टल पोएम ऑफ जॉन मिल्टन। तो लेसिडस है, ये अब हमने ऑलरेडी 3-4 बार डिस्कस किया है इसी स्लाइड में। मिल्टन्स पोएट्री इज़ अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट, किसने कहा है कि जॉन मिल्टन की जो पोएट्री है वो एक मिरर है जिसमें राइटर का कैरेक्टर बहुत ही साफ तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये मैकमिलन ने इसको कहा है, याद रखेंगे। द पीरियड नोन एज द मिल्टन इज़, जॉन मिल्टन का पीरियड जो है वो 1625 से 1660 माना जाता है। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन फॉल्स बिटवीन द ईयर्स 1625 to 1660, comprising Caroline age and the Commonwealth. The central events of this age were political struggles culminating the execution of Charles I. अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट। जॉन मिल्टन की जो एज रही है, उनकी जो इनफैक्ट लाइफ रही है, उसमें कितने तरह के पोइट रहे हैं। तो एक तो मेटाफिजिकल रहे जिसमें जॉन डॉन का नाम आता है, दूसरे आपके कैवेलियर पोइट रहे हैं, और तीसरे आपके प्यूरिटन पोइट रहे हैं। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स, मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन। ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार मिल्टन championed the cause of the Puritans, the gloomy atmosphere which prevailed during this period. अगला क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट was written by John Milton in the phase of his life। तो किस फेज़ में इसको लिखा गया था।
मिडिल में, स्टूडेंट में, फर्स्ट में, ये लास्ट में। तो लास्ट में लिखा गया था पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन के लाइफ के लास्ट फेज़ में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मास्क रिटन बाय मिल्टन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, कौन सा मास्क है, तो ये कॉमस जो है आपका मास्क है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 63, और वो क्या कहता है, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर। कौन सी पोएम है जिसमें ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी, पैराडाइज लॉस्ट की ये लाइन है। अगला क्वेश्चन है डे डॉक्ट्राइन क्रिस्टीना कैस्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। तो पैराडाइज लॉस्ट की ऑर्थोडॉक्सी के बारे में डैड डॉक्ट्रिना जो हैं वो डाउट करती हैं। तो यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट को डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना के डाउट से आप याद रखेंगे। कॉमर्स बाई जॉन मिल्टन इज़ ए फॉर्म ऑफ मास्क है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। तो जॉन मिल्टन को एक पोजीशन हेल्ड की थी इन्होंने लैटिन सेक्रेटरी, जो कि क्रॉमवेल गवर्नमेंट चीफली थे इनके काम के लिए, उसका नाम बताना है आपको। तो ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, ये इस वर्क के लिए इनको लैटिन सेक्रेटरी क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली की पोजीशन को दिया गया था। Samson against shows Milton desire to bring over into English the gravity and calm dignity of the Greek tragedies। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। 67 के बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 68। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस किया है एल एलेग्रो के बारे में, और दूसरा आपका है एल पेंसेसो। इसका मतलब पूछ रहा है आपसे। तो पहला है आपके एल एलेग्रो, जिसका मतलब होता है एक जॉयस मैन, एक बहुत ही खुशहाल व्यक्ति, और दूसरा है आपका एल पेंसेसो, जिसका मतलब होता है मेडिटेटिव मैन। तो जॉयस मैन एंड मेडिटेटिव मैन, यानी एल एलेग्रो एंड एल पेंसेसो। अगला क्वेश्चन है आपका द पैराडाइज लॉस्ट वाज कंप्लीटेड बाई, कब कंप्लीट किया गया था, 1665। कब पब्लिश किया गया था, 1667। जॉन मिल्टस मैग्निफिकेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन द एज वाज। तो इसमें पोइट की एज आपको बतानी है जब इन्होंने इसको लिखा था अपने एक ओड को, जिसका नाम था द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो ये 21 साल के थे जॉन मिल्टन जब इन्होंने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है मिल्टन सैमसन एगनिस्ट इज़ तो ये क्लासिकल ट्रेजेडी है, पूछ रहा था आपसे क्या है मिल्टन्स की सैमसन एगनिस्ट। तो ये क्लासिकल ट्रेजेडी है, इसको याद रखेंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स ब्लाइंड। तो इन चारों में से कौन ब्लाइंड हुए थे, तो ओनली जॉन मिल्टन को आप याद रखेंगे ब्लाइंड पोइट के रूप में। पैराडाइज रिगेंट वाज द वर्क ऑफ, तो ये जॉन मिल्टन का वर्क था। ये पैराडाइज रिगेंट जो था पैराडाइज लॉस्ट का सिक्वल था, जो कि 1671 में 1671 में पब्लिश किया गया था। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बुक्स, तो ये 12 बुक्स हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसको। लेसिडस इज मिल्टन्स, तो ये पैस्टोरल एलिजी है, इसको हमने डिस्कस किया है। व्हेन वर पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय जॉन मिल्टन, 1665, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इन मिल्टन देयर इज़ ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। तो कोई ऐसे एक क्रिटिक हैं जिन्होंने कहा है कि जॉन मिल्टन के जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो कोशिश हैं काम को लेकर के, उसमें उनका एक अपीयरेंस झलकता है, बल्कि जॉन शेक्सपियर के काम जो वर्क हैं उसमें स्कार्सली एनी, यानी बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। तो विलियम हैजलिट ने इसको कहा था, इन मिल्टन देयर इज़ ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय विलियम हैजलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक। पैराडाइज लॉस्ट जो है एपिक पोएम थी, याद रखेंगे। हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हॉल्ट हिज फो, दिस लाइन्स ऑक्यूसिन। तो ये लाइन आपकी किस में ली गई है, पैराडाइज लॉस्ट की ये लाइन है, याद रखेंगे। 79 के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपका 80 नंबर। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। तो जॉन मिल्टन ने कहा था विलियम शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है ऑन द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रोट। तो आपको जॉन मिल्टन की एज बतानी है जब इन्होंने लिखी थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो यहाँ पे ये इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, बट 21 जो एज है इनकी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। लेसिडस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, तो एडवर्ड किंग की याद में इन्होंने जॉन मिल्टन ने लेसिडस को लिखा था। मिल्टन वाज बोर्न इन द ब्रेड स्टेट लंदन इन ईयर। तो मिल्टन की आपसे पूछ रहा है पैदाइश कब हुई थी, 1608 में, ब्रेड स्टेट लंदन में, ये 1608 में पैदा हुए थे। जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, व्हाट अदर्स इवेंट इज़ पेक्यूलियर इन दिस ईयर। जॉन मिल्टन जो है 1652 में अंधे हुए थे, उसी साल में कौन सी एक ऐसी दूसरी घटना कह सकते हैं आप जो हुई थी इनके साथ घटित, तो उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी, हिज वाइफ डाइड।
अगला क्वेश्चन है द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स। ये मास्क जो है ये कॉमर्स का एक लिटरेरी फॉर्म है, याद रखेंगे इसको आप। नथिंग इज़ हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकेंड्स, नो कंटेम्प्स, डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर एंड वट मे क्वाइट अस इन डेथ सो नोबल, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैज़ टेकन। तो ये सैमसन एग्निस्ट की लाइन है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द मिल्टन्स फेवरेट। जॉन मिल्टन की फेवरेट खुद की क्या थी, पैराडाइज लॉस्ट थी या फिर पैराडाइज रीगेंट थी। इन दोनों को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप मुझे इसका आंसर करके बताएंगे। जॉन मिल्टन का जो फेमस रहा है वो क्या रहा है, पैराडाइज लॉस्ट रहा है या फिर पैराडाइज रीगेंट रहा है। अगला क्वेश्चन है थीम ऑफ एरोपेगेटिका। मैंने ऑलरेडी पहले आपसे डिस्कस किया है, जो एरोपेगेटिका है इसकी थीम क्या रही है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रही है और साथ में इन्होंने अपोज किया है लाइसेंसिंग को और सेंसरशिप को। अगला क्वेश्चन है विन द पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश 1667 में पब्लिश की गई थी, याद रहेगा आपको। कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरोपैजिटिका कंसर्न विथ द लिबर्टी ऑफ प्रेस। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है। इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइंड to his friend that he had his mind upon writing some monumental poetical work. Select among the following the name of the friend to whom his this information was given. तो 1637 में जॉन मिल्टन ने कन्फाइन किया था अपने एक दोस्त के साथ में कि वो उनका जो माइंड है वो लिखने के बारे में है, कुछ मोन्यूमेंटिकल पोइटिकल वर्क के बारे में। तो आपको उस दोस्त का नाम बताना है, किसके, जॉन मिल्टन के। तो हेनरी लेविस इनका नाम रहेगा, इसको आप याद रखेंगे। द वुमेन कैरेक्टर डेलिया अपेयर्स इन। तो वुमेन कैरेक्टर डेलिया जो है किस में अपीयर होती है, सैमसन एग्निस्ट में। ये पहले भी डिस्कस कर लिया हमने आज ही। अगला क्वेश्चन है हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क अबाउट मिल्टन। किसने निम्नलिखित में से आपको रिमार्क दिया है मिल्टन के बारे में। मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो ये विलियम ब्लैक ने इसको कहा है। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। तो 44 साल की एज में ये ब्लाइंड हुए थे और 1652 का वो साल था। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बुक्स, 12 बुक्स। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो जॉन मिल्टन ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, 1670 में इसको लिखा गया था, 1670। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई, चूज़ द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। सैमुअल जॉनसन ने लिखी है लाइफ ऑफ मिल्टन, इसको याद रखेंगे। इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को कब पब्लिश किया गया था, 1667 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप कितनी बार रिपीट हुआ है ये जब से मैंने शुरू किया है। इन विच ईयर मिल्टन्स लेसिडेस वाज रिटन। तो 1637 में जॉन मिल्टन की लेसिडेस को लिखा गया था, जो एक पैस्ट्रल एलिजी थी और इन्होंने इसको अपनी याद में लेमेंट करते हुए यानी दुख के तौर पे लिखा था अपने एक दोस्त की एक्सीडेंटल डेथ पे, जिनका नाम था एडवर्ड किंग। द लाइन द माइंड इज़ ऑफ इट्स ऑन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन ऑक्योर्स इन। तो ये पैराडाइज लॉस्ट में ये लाइन दी गई है, जिसका मतलब होता है कि दिमाग जो है हमारे इंसान का जो माइंड है एक ऐसी जगह है जो इट्सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, जिसमें आप खुद से हेवन या हेल को बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे वाइस वर्सा यहाँ पे दिया गया है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट में ये बातें कही गई हैं। तो ये 100 क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं जॉन मिल्टन से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन और होंगे जो हमने आगे वाली स्लाइड में उसको डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो अभी 28 मिनट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा जो मुझे डाउटफुल लगेगा, क्योंकि इसके आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं था जिस रिसोर्स से मैंने इसको लिया है। इन चौसर्स टाइम द पीजेंट रिवॉल्व रिजल्टेड इन। उनका नाम है जॉफ्री चौसर। उनके टाइम में जो पीजेंट का रिवॉल्ट हुआ था, यानी किसानों का विद्रोह हुआ था, उसका कारण क्या, उसका रिज़ल्ट क्या रहा था इवेंचुअली। तो इसका रिज़ल्ट जो रहा था एंड ऑफ सर्फडम रहा था, यानी सर्फडम की समाप्ति हो गई थी। अगला क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ न्यू लर्निंग इन द ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम द मिडिवल टू द मॉडर्न वाज चीफली द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन है द टू फ्रेंच राइटर्स हु considerably influenced Chaucer in his early literary कैरियर वर्क। तो इनका नाम बताना है आपको, जो विलियम जॉफ्री चौसर के वर्क से क्या रहे, इन्फ्लुएंस रहे हैं। तो ये अगर आपके इसका जवाब आपको मुझे पता है तो आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है द बुक ऑफ द डचेस ऑफ बाई चौसर इज़। तो द बुक ऑफ द डचेस जॉफ्री चौसर ने लिखी है, तो ये किसके बारे में ही आपको बताना है। तो ये एक लेंदी
एलिजरी है ऑन द डेथ ऑफ हिज पैटर्न्स वाइफ। तो ये आप याद रखेंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ चौसर कंटेन्स पैसेजेस दैट हैव बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दांते। तो दांते एक विलियम शेक्सपियर माफ़ कीजिएगा जॉसी चौसर के टाइम में रहे हैं और इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ चौसर कंटेन्स पैसेजेस। तो ये जॉसी चौसर का आपको वो पैसेज को आइडेंटिफाई करना है जो डायरेक्टली इन्होंने लाइन जो उसकी है दांते से ली गई है। तो इसका नाम है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। अगला क्वेश्चन है टोरिलस एंड क्रिसीड बाई चौसर शोज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ फिलिस्ट्रेंटो बाई। तो ट्रॉलिस एंड क्रिसेड जो हैं जो जॉफरी चौसर के, उसमें किसके प्रभाव दिखते हैं आपको? ग्रेट शोज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस, किसके बहुत ही ग्रेट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे? तो ये आपका बोकाशियो के ग्रेट इन्फ्लुएंस इसको मिलेंगे, जिसको ट्रॉलिस एंड क्रिसिडो को, जो कि लिखा गया था जॉफरी चौसर के द्वारा। ट्रॉलिस एंड क्रिसिडो एंड पैंड्रोस रिवील्स मैच्योरिटी ऑफ द चौसर्स नैरेटिव स्किल्स एंड हिज डेक्सरिटी इन हैंडलिंग द। तो यहाँ पे दो तीन आपको नाम लिखे हैं, एक तो नैरेटिव स्किल यानी लिखने का उनका तरीका जो है, और दूसरा आपका जो है डेक्सट्रिटी का मतलब उनकी स्किल्स होता है। तो किस तरह से इन्होंने हैंडल किया था, तो यहाँ पे इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए राइम रोवेल होना चाहिए 17th का। बाकी आप क्या होगा इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द पोएम ऑफ चौसर नोन टू बी द फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज़ द हीरोइक कपलेट। जॉफरी चौसर ने अपनी एक पोएम लिखी थी जो पहली बार में उन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था। तो इनका नाम है इस पोएम का द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिमार्क दैट चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। तो ये लॉयस ने कहा है। हडसन हैज़ राइटली सेड दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चौसर इन इंग्लिश पोएट्री द राइम ग्रेजुअली डिस्प्लेस। तो ये एलिट्रेशन के बारे में बात की गई है। चौसर यूज्ड ओटावा रीमा द 8 सिलेबलिक लाइन रेमिंग इन कपलेट इन। तो ये किस में इन्होंने ये ओटावा रीमा और 8 लाइन की सिलेबलिक राइम को कपलेट को इंट्रोड्यूस किया है जॉफरी चौसर ने। द बुक ऑफ द डचेस में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अगला क्वेश्चन है इन द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स चौसर एम्प्लॉयड द हीरोइक कपलेट को इन्होंने एम्प्लॉय किया है। अगला क्वेश्चन है द राइम रोयल विथ चौसर सो इफेक्टिवली यूज इन ट्रायलस एंड क्रिसिड इज अरेंज स्टांजाज टॉनिस्टिंग 10 सिलेबलिक लाइन्स हैविंग। तो इन्होंने अगर आपसे पूछे कि जॉफरी चौसर के बारे में, और अगर आपसे सवाल में ये दे कि ट्रायलस एंड क्रिसिडे के में कितने लाइन के आपके वो रहे हैं स्टांजा रहे हैं, तो 7 लाइन्स इन ईच स्टांजा करके आप जो आपको मिलेगा उसको आप करेक्ट आंसर बना के चले आएंगे। अगला क्वेश्चन है इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द फेडिंग कैवलरी ऑफ मिडिल एज इज रिप्रेजेंटेड बाय द एज्ड नाइट while the budding cavalry of Chaucer times is represented by the squire। का नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चौसर्स फिजिशियन इन द डॉक्टर्स ऑफ फिजिक वाज हैवली डिपेंडेंट अपॉन। तो जॉफरी चौसर का एक वर्क था जिसमें एक फिजिशियन जो था डॉक्टर ऑफ फिजिक वो किस पे डिपेंडेंट था? ये तो एस्ट्रोलॉजी पे ये डिपेंडेंट था कम्प्लीटली। चौसर हैज़ बिन क्रिटिसाइज फॉर प्रेजेंटिंग एन इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ हिज टाइम्स बिकॉज। जॉफरी चौसर को क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनके इनकम्प्लीट पिक्चर के बारे में, यानी जो भी उनकी वर्क रहे हैं उसमें उन्होंने वो बहुत अच्छे से उन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया है किस चीज़ कौन सी चीज़ मिसिंग है। तो ही राइट्स फॉर द कोर्ट, वो कोर्ट के लिए दरबार के लिए लिखा करते थे। एंड कल्टिवेटेड क्लासेस एंड नेग्लेक्ट्स द सफरिंग ऑफ द पीपल, यानी वो बड़े जो तबके होते थे और कोर्ट के राज दरबार वगैरह के बारे में लिखा करते थे, लेकिन वो सफरिंग थी लोगों की जो पीड़ा थी, एगोनी थी एक मॉडर्न मैन का, उसके बारे में वो मतलब उस दौर में जो लोग रहा करते थे गरीब लोगों की सफरिंग को नेगलेक्ट कर दिया करते थे। ये जॉफरी चौसर के बारे में क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस। इसको VVI लगा लीजिए। किसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस कहा गया है? तो जॉफरी चौसर को कहा गया है। चौसर्स कैंटरबरी टेल्स हिज स्टोरी ऑफ, तो कितने लाइन्स की है? इसमें कितने आपको पिलग्रिम्स देखने को मिलेंगे? तो 29 पिलग्रिम्स इसमें आपने को देखने को मिलेंगे। अगर आपको जॉफरी चौसर को इंक्लूड करके देगा तो आपको 30 हो जाएंगे, बट सिर्फ आपसे पिलग्रिम्स पूछेगा तो 29 पिलग्रिम्स याद रखेंगे किसमें? जॉफरी चौसर के कैंटरबरी टेल्स में। बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्किप करता हूं मैं और अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल। उसके बाद थोड़ा सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट पार्टिकुलरली फाइन आर्ट्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो वेल वर्स्ड होता है किसी भी विषय में,
एक क्रिटिकल जज होता है किसी आर्ट के बारे में, उसकी अच्छी समझ होती है, पार्टिकुलरली फाइन आर्ट्स में, उसको हम कैनिशियर कहते हैं, जिसको आर्ट्स के बारे में कला के बारे में बहुत अच्छी समझ होती है, उसमें उसकी परख होती है। अगला क्वेश्चन है पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको न दुख से पता हो न सुख का पता हो, मतलब दोनों सिचुएशन में सेम रहे, तो वैसे इंसान को स्ट्राइक कहेंगे हम। अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम हिपी कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आमतौर पे जो लोगों का ड्रेसिंग सेंस होता है ऑर्डिनरी सोसाइटी को, उससे ये अलग जा कर के यानी अगेंस्ट रहता है उससे, तो ऐसा व्यक्ति हिपी कहलाता है। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, इसको हम फ्रैटिसाइड कहते हैं। मानिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, यानी दूसरों के जो लिखावटें हैं, उनके वर्क हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, उनको चुराना, इसको हम क्लेप्टोमानिया कहते हैं। उसके बाद मेंटल वियरिंग ऑफ फॉर वांट ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब कई बार होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यानी ऑक्यूपेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप परेशान रहते हैं और मेंटल वियरिनेस रहती है एक तरह से, तो उसको हम एनवी कहेंगे। तो ऑप्शन में बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री, एक ऐसे व्यक्ति जो ऑल एंड सन्ड्री को लव करे उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। मानिया फॉर ट्रैवल को लेकर के जो मानिया जिसको हो उसको ड्रोमोमानिया कहेंगे। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, इसको मेरे हिसाब से रेसिडेंट होना चाहिए, डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो परमानेंटली एक जगह पे सर्टेन प्लेस पे रिसाइड करता हो, रहता हो। पेइंग बैक इंजरी विथ इंजरी, तो इसको हम रेप्रेजल कहेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्चुअली इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, तो इसको सेंसिटिव कहा जाता है। टू स्लैप विथ ए फ्लैट ऑब्जेक्ट, इसको स्वैट कहा जाता है। एन असेंबली ऑफ हेयरर्स, मतलब सुनने वालों की जो एक असेंबली होती है उसको ऑडियंस कहते हैं। एन एसोसिएशन इन एनी ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, तो इसको कलीग्स कहा जाता है। अ पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इन नेचर आर्ट एंड, इसको एस्थीट कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो क्लेम करता है ग्रेट लव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इन नेचर आर्ट एक्सेट्रा। अ डिजीज़ विच इज़ स्प्रेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती हो, इसको कॉन्टेजियस डिजीज़ कहते हैं। एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल, एक जानवर की कहानी जो होती है जिसमें कुछ मोरल हो, कुछ सीख मिले हमें, इसको फेबल कहते हैं। टू चेंज शेप नेचर और सब्सटेंस ऑफ, किसी चीज़ के शेप को, उसकी आकृति को, प्रकृति को या उसके सब्सटेंस को बदल देना, इसको हम ट्रांसम्यूट कहते हैं। पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ गॉड, इसको पैंथेइस्ट कहा जाता है। पर्सन हु पायलट्स एंड ट्रेवल्स इन ए बैलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, तो ऐसे व्यक्ति को एरोनॉट कहते हैं। एस्ट्रोनॉट किसको कहते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं। उसके बाद एक्रोबैट किसको कहते हैं, जो जिम्नास्टिक वगैरह में अपने खेल का प्रदर्शन वगैरह करते हैं। विटी क्लेवर रिटॉर्ट, तो इसको हम रिपार्टी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड, एक शब्द जो है डिफरेंट होता है मीनिंग में बट साउंड करने में, जब बोलने में वो सिमिलर लगे, इसको हम हैमोनिम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्लांट प्रेजेंट इन एयर वाटर एंड सॉइल एसेंशियल ऑफ टू लाइफ बट मे कॉज डिजीज। सिंपलेस्ट और बहुत ही छोटा प्लांट लाइफ का एक फॉर्म होता है जो हवा में मौजूद रहता है, साथ में वाटर और सॉइल में मौजूद रहता है, मिट्टी में और पानी में, और एसेंशियल टू लाइफ यानी जीवन के लिए वो ज़रूरी है, बट वो कई बार क्या होता है डिजीज़ भी फैलाता है, तो वैसे आपके फॉर्म को बैक्टीरिया कहते हैं। अ गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स दैट इज़ ट्राइज टू अट्रैक्ट पीपल एंड मेक एडवांसेस इन लव सिंपली टू सेटिस्फाई हर वैनिटी, तो एक ऐसी महिला जो फ्लर्ट करती है लोगों के साथ में और एडवांस में लव को मेक एडवांसेस इन लव सिंपली टू सेटिस्फाई हर वैनिटी, तो इसको कॉक्विट कहते हैं। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज अ कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपने देश के तौर पे देखता है, उसको कॉस्मोपॉलिटियन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंजुनिटी कहते हैं इसको, रिलेशनशिप जो आपकी ब्लड या फिर बर्थ के साथ में होती है जो। अ स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्पलाइज एज पीपल, एक ऐसी स्टोरी जिसमें आइडियाज़ सिम्पलाइज किए जाते हैं लोगों की तरफ से, इसको एलिजरी कहते हैं। द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, तो इसको हम आर्मिस्टिस कहते हैं। अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस
इंटेंशंस, एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार करता है बिना किसी सीरियस इंटेंशन के, इसको फिलैंडरर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, तो ये ऐसे व्यक्ति जो हैं कंजर्वेटिव होते हैं। हैविंग नो बिगनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, तो ये एटर्नल होता है। द आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बुशेज इनटू ऑर्नामेंटल शेप्स, तो इसको टॉपियरी कहते हैं। वॉकिंग इन स्लीप, नींद में जो चलने की जो बीमारी होती है इसको क्या कहेंगे, सोमनीलोकिज्म कहेंगे या फिर सोमनाबुलिज्म कहेंगे, तो ये सोमनाबुलिज्म कहलाती है। वन हु कैनॉट डाई, तो इमोर्टल होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु नहीं होती है। अ फॉर्मल रिटेन चार्ज अगेंस्ट अ पर्सन फॉर सम क्राइम और ऑफेंस, एक फॉर्मल रिटेन चार्ज होता है किसी व्यक्ति के बारे में जो क्राइम या किसी अपराध को किए रहता है, तो इसको इंडिक्टमेंट कहते हैं। लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म, एक ऐसी भाषा जो समझने में डिफ़िकल्ट हो क्योंकि उसकी लिखावट अच्छे से नहीं की गई है, इसको क्या कहेंगे, इसको जैरगन कहते हैं। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्री टू व्हाट इज़ जनरली एक्सेप्टेड, तो इसको हैर्जी कहते हैं। अ पर्सन ऑब्सेस्ड विथ एक्सक्लूसिवली वन आइडिया और सब्जेक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑब्सेस्ड रहता है यानी उस अपनी ज़िद पे अड़ा रहता है किस बारे में, एक्सक्लूसिवली किसी एक आइडिया या सब्जेक्ट के बारे में, तो ऐसे व्यक्ति को आपको क्या कहते हैं, मोनोमैनिक कहते हैं। अ चाइल्ड और अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, तो इसको प्रोडिजी कहेंगे, एक ऐसा बच्चा जो अनरिमार्केबल टैलेंट या फिर अनयूजुअल हो, बाकी बच्चों से हटके हो, इसको प्रोडिजी कहते हैं। अ डिजीज़ विच एंड्स इन डेथ, एक ऐसी बीमारी जिसकी मतलब जो मौत के साथ ही ख़त्म होती है, तो इसको फैटल कहते हैं। अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, assassination. One who loves mankind is called philanthropist. A small piece of potato is called chip, and a child who stays away from school without any good reason is known as truant. तो ये अप्रॉक्स हमने मुझे लगता है 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बहुत ही प्रिसाइज और शॉर्ट वे में। तो ये इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जॉन मिल्टन को आज डिस्कस किया हमने, जॉन मिल्टन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिया हमने। इसी तरह से ग्रामर के पोर्शन को इंक्लूड करते हुए चलेंगे एग्जाम तक। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। पहली बार चैनल पे अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे ताकि मेरी तरफ से अगर कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।